नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली सभ्यताओं के बारे में, और ख़ासकर हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये आग्रह किया गया था कि सर राजस्थान की कुछ जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी आप क्या है हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करवाएं। राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित अगर बात करें तो मुख्यतः हम कांस्य युगीन सभ्यता से कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल यानी कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति से संबंधित जानकारी साधारणतः सभी बच्चे रखते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं तो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से कंपटीशन एग्ज़ामों में आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि पूर्व पाषाणकालीन राजस्थान का स्थल कौन सा है, मध्य पाषाणकालीन राजस्थान का स्थल कौन सा है, क्या विशेषता है इस स्थल की, यहाँ से प्राप्त होने वाली कौन सी वस्तु हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज एग्जामिनर का इंटरेस्ट इस तरह के प्रश्नों में भी हमें देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करते हैं प्रस्तर युग की। राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो हम प्रारंभ से पढ़ते हैं और प्रारंभ से समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में प्रस्तर युगीन सभ्यताओं का कहाँ कहाँ हम देखते हैं, कौन कौन सी जगहों पर इनका स्थिति हमें देखने को मिलती है और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं वो भी हम देखने को मिलती है। अगर बात की जाए, अगर हम देखें तो सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति या उद्भव प्लीस्टोसीन युग के अंदर माना जाता है और यह समय लगभग 20 लाख वर्ष से भी पहले चला जाता है जब इस पृथ्वी पर क्या हुआ, मनुष्य का उद्भव हुआ। प्रारंभ में हम देखते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे समय के साथ क्या होता जाता है, प्रज्ञ होता जाता है, विद्वान जो है उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे यह आवश्यकताएं क्या है, बहुत सारे आविष्कार हम देखते हैं ना चाहते हुए भी बहुत सारे आविष्कार उसके द्वारा कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे उसके सूझ के द्वारा क्या किया जाता है, यह मानव सभ्यता क्या होती है, विकसित होती है। तो इस विकसित यानी इस प्राचीन इतने पुराने समय के बारे में हमारे लिए जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो हमारे लिए जानकारी के स्रोत है उस समय की कुछ वस्तुएं, उस समय की कुछ ऐसी जगहें जहां पर क्या है, यह प्राचीन प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। देखा जाए तो यह निवास कोई स्थायी निवास नहीं था, वह यह यायावर जीवन व्यतीत करता था और एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, घूमने का काम करता था मनुष्य प्राचीन प्रस्तर युग के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, स्टोन एज जिसे बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम बांटें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तो हम देखते हैं, हम इन्हें बांट लेते हैं पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर। अब अगर मैं बात करूं पूरे विश्व के अंदर हमें यह वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब यह वर्गीकरण प्रारंभ में किया किसने, यह देखते हैं हम। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं प्रस्तर युग का वर्गीकरण, यह प्रश्न आता है हमारे सामने। अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तर युग का वर्गीकरण विद्वान है जॉन लुबाक, इन्होंने 1865 के अंदर अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल, स्टोन एज तथा नव पाषाण काल
में प्रस्तर युग को विभाजित करने का काम किया था जॉन लुबाक ने। फिर हम आते एक और विद्वान के बारे में जिसका नाम है लावर्तात। एक और विद्वान है जिनके द्वारा क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। इस विभाजन के अंदर जोड़ा गया था, हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इस तरीके से जॉन लुबाक की किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर हमें जानकारी मिलती है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में। आगे चलकर हम देखते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मनुष्य के प्राचीन समय को, यानी जिसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, को विभाजित करने का काम किया गया। यह विभाजन हम देखते हैं इन आधारों पर किया गया था। यह विभाजन इस आधार पर किया गया था। प्रारंभ में प्रस्तर युग, स्टोन एज के अंदर हम देखते हैं फेलियोलिथिक एज आती है। इसे पूरा पाषाण युग कहा गया है, जिसका समय 20 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। फिर उसके बाद का जो सेकंड जो एज आता है उसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है और 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। तीसरा आता है नियोलिथिक एज, जो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक के टाइम ड्यूरेशन को आता है। इसे ही नव पाषाण काल कहा गया, इसे मध्य पाषाण और इसे पूरा पाषाण काल कहा गया। तो लाड़तेत के द्वारा क्या किया गया था, विद्वान का नाम अब याद आया मुझे, लाड़तेत के द्वारा क्या किया गया था, इन 3 भागों में विभाजन करने का काम किया गया था पूरे प्रस्तर युग को। अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम और बात करें तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में क्या किया गया, इन तीनों के अंदर विभाजन कर दिया गया। लाड़तेत और जॉन लुबाक जैसे विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन की दृष्टि से और इनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्या किया गया था, खासकर पत्थरों की और इनके रहने के निवास इत्यादि के आधार पर क्या किया गया था, ये विभाजन किया गया था और जो आज भी हम इस विभाजन को पढ़ते हैं। फिर वही बात आती है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हमारे सामने बात आती है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदी घाटियों के पास ही हुआ है। प्राचीन समय में भी, प्रस्तर युग में भी मनुष्य के लिए हम देखते हैं, आज भी मनुष्य के लिए जितने भी बड़ी शहरी सभ्यताएं विकसित हुई है या बड़े शहर विकसित हुए, ज़्यादातर आप देख लेना वहीं विकसित हुए जहां पानी और अन्य सुविधाएं क्या हो, सुलभ हो, वहां पर भी। अब कुछ प्रश्न करेंगे, सर रेगिस्तान के अंदर भी बहुत सारे शहर विकसित हो गए, तो वही रेगिस्तान में विकसित तो हो गए लेकिन वहां पर क्या है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा क्या है, पानी या अन्य नहरों के द्वारा क्या है, उन शहरों में पानी प्रोवाइड करवाने का काम किया जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जहां पर इन सुविधाओं की अगर सुलभता होगी वहां पर हमेशा से क्या होगी, सभ्यताओं का विकास होगा। चाहे आप देख लीजिए पहाड़ों के अंदर भी अगर आदि मानव जो रहा है तो वहां पर क्या है, पानी की व्यवस्था उसके पास सुलभ थी और इन पहाड़ों में छुपकर अपने जीवन की रक्षा भी वो हिंसक जानवरों से कर सकता था। इसलिए इन स्थानों का चयन वो अपने रहने के लिए करता था। और यही बात है, इन्हीं सेल गुफाओं के अंदर सेल चित्र भी हमें उस टाइम पीरियड के मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हम देखते हैं ये 4 जो नदी हम देखते हैं घाटियां हैं जहां पर हमें क्या है, प्राचीन प्रस्तर युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन नदियों में कौन कौन सी है, बनास है, बेडच है, गंभीरी और चंबल नदी है। इनके किनारे पर बहुत से पर्वत की कंदराओं के अंदर हमें उस समय के खासकर बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई और बहुत सारी वस्तुओं में भी हमें पत्थर से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। जो औजारों की विशेषता के आधार पर ही हमने क्या है, इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब अगर हम बात करें
अगर मैं बोलूं राजस्थान के अंदर, सबसे पहले अगर भारत के अंदर बात करें, भारत में अगर मैं बात करूं तो भूतत्ववेता हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये एक जियोलॉजिस्ट थे। इनके द्वारा हम देखते हैं मद्रास के अंदर, मद्रास की जगह है पल्लवरम, यहीं पर इनके द्वारा प्राप्त किया गया था हैंड एक्स, हैंड एक्स प्राप्त किया गया था। और यह प्राप्त किया गया था 13 मई 1863 ईस्वी। लेकिन अगर हम देखें, ये तो मद्रास में भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखते हैं कि पल्लवरम में क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो व्यक्ति आए 1870 ईस्वी के अंदर। हम देखते हैं C.A. हैकेट, C.A. हैकेट महोदय को दो जगह पर, जयपुर और दूसरा है इंद्रगढ़, यहां इन्हें प्राप्त हुआ क्या है, हैंड एक्स। यहां पर इन्हें हैंड एक्स प्राप्त हुआ है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। तो भूतत्ववेता है रॉबर्ट ब्रूसफुट, मद्रास ब्रिटेन के निवासी हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय। मद्रास के अंदर पल्लवरम नामक, हुआ कि ये था कि सवेरे का टाइम था, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, बैठे थे और सुबह सुबह ये क्या करते थे, अपने बागीचे में घूमने का काम करते थे। इसी समय घूमते समय इन्हें क्या है, कुछ पत्थर जैसी चीज़ नज़र आई। प्रारंभ में इन्होंने उस पत्थर जैसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया। साधारणतः हमारी दृष्टि नहीं जाती ऐसे स्थानों पर, लेकिन बाद के अंदर यह जगह, वो वस्तु वहीं पड़ी रही। और कुछ समय बाद जब उन्होंने ध्यान से उस वस्तु को देखा तो उन्होंने, अब वस्तु चाहे पानी से किसी से कुछ साफ हुई, तो उन्होंने देखा कि उस पत्थर को क्या किया गया है, किसी के द्वारा तराशा गया है और उसे एक धारदार हथियार के जैसे इस्तेमाल करने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ऐसी स्थिति में वो समझ गए क्या चीज़ है और उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया। और यहीं से हम देखते हैं भारतीय जो प्रस्तर युगीन सभ्यता के अवशेष मिलना प्रारंभ हो जाते हैं और एक बड़ा रिसर्च का एरिया प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर पुरातत्ववेता हमें देखने को मिलते हैं जिनके सहयोग से 1871 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं कार्लइल महोदय के द्वारा, CL कार्लइल महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान के अंदर पुरातत्व की क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। इनके द्वारा क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई 1871 के अंदर। तो राजस्थान के अंदर अगर देखें तो पुरातत्व की जो है शुरुआत करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कार्लिल महोदय के द्वारा किया जाता है। इन्हीं के द्वारा क्या है, पुरातत्व की राजस्थान के अंदर शुरुआत की गई थी। आगे अगर मैं बात करूं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम आगे इसका और विभाजन करते हैं और उस विभाजन के आधार पर, जैसे एक चीज़ मैं और बता देता हूं, यह प्रश्न कभी कभार पूछ ले आ जाता है कि मानव का उद्भव किस युग में हुआ है।
हुआ है। तो मानव का उद्भव हुआ है प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन युग के अंदर किसका उद्भव हुआ है? मानव का उद्भव हुआ है। और अगर मैं बात करूं, अब हम विभाजन करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। फिर एक बार, अब हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ते भी हैं, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इन सब टाइम ड्यूरेशन की वस्तुएं मिलती है। खासकर हम देखते हैं जो प्रस्तर युगीन मानव है, प्रस्तर युगीन मानव, स्टोन एज जो मैन है, प्रस्तर युगीन मानव क्या प्राप्त हुआ है हमें? सबसे पहले अगर देखा जाए तो पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, एक नंबर। दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर के हथियार प्राप्त हुए हैं, जो बेसिकली शिकार करने के अंदर काम आते थे। इस समय का मानव कैसा है? क्या मुख्य व्यवसाय है? शिकार। शिकार ही क्या है इसका? हम देखते हैं क्या है इसका मुख्य व्यवसाय है। और मनुष्य कैसा है? यायावर है, यानी खानाबदों से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है? विचरण कर रहा है मनुष्य इस समय से। और अगर देखते हैं ऐसी स्थिति के अंदर जब शिकार इसका क्या है? प्रमुख कार्य है, तो किसका इस्तेमाल करेगा? पत्थरों का इस्तेमाल करेगा और पत्थरों का हथियारों के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो इन्हीं के आधार पर क्या कर दिया गया? हम अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे तो हम इन्हीं के आधार पर क्या है? इस टाइम ड्यूरेशन को बांटने का काम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हम प्रथम अध्ययन करते हैं, हम सबसे जो प्राचीन टाइम माना जाता है इस अध्ययन के लिए, वो हमारे लिए उपयुक्त है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब इस पूरा पाषाण काल को क्या किया जाता है? और 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला आता है निम्न पूरा पाषाण काल। अब इसका टाइम ड्यूरेशन हमें काफी लंबा मिलता है, जिसमें हम 6 लाख से 2 लाख वर्ष तक का टाइम पीरियड इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो यह आता है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं 2 लाख से 35,000 वर्ष। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो हम उच्च पूरा पाषाण, कहीं कहीं उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम ड्यूरेशन रहता है इस काल का। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इन तीनों कालों के बारे में और तीनों टाइम ड्यूरेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद सेकंड हम राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में, और आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर स्थित है, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस बागोर स्थल के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि क्या विशेषता है, यहाँ पर कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, कौन कौन से औजार प्राप्त हुए, कैसे व्यक्ति यहाँ निवास करते थे। ठीक है,
तो ये सारा का सारा ज़्यादातर प्रश्न मध्य पाषाण काल से संबंधित है। हमारा कौन सा? बागोर स्थल। फिर अगर तीसरा अगर मैं बात करूं तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात है तो नव पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन अगर हम बांटते हैं तो 10,000 वर्ष, 10,000 ईसा पूर्व से हमें 3,000 ईसा पूर्व तक का टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है इसमें। और इसी नव पाषाण के बाद हम देखते हैं हम किसका अध्ययन करते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। आप में से बहुतों के दिमाग में प्रश्न होगा, सर ताम्रयुगीन क्यों, कांस्ययुगीन क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा खोजे जाने वाली धातु थी तांबा। तो अगर देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आती है ताम्रयुगीन सभ्यताएं, लेकिन हमने हमारे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कांस्ययुगीन सभ्यताओं को पहले ले लिया, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, और उनका अध्ययन प्रारंभ कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताएं कांस्ययुगीन सभ्यता से पहले की है, बाद में जाकर कांस्ययुगीन सभ्यताओं का निर्माण हुआ, क्योंकि तांबे के साथ टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। तो इस तरीके से कांस्ययुगीन सभ्यता आती है बाद में, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग हमने पहले। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कांस्ययुगीन सभ्यताओं के बारे में, जो हम आप सभी परिचित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों को पता है 2350 ईसा पूर्व से, ये हम पढ़ते हैं 1750 ईसा पूर्व, ये टाइम ड्यूरेशन पढ़ते हैं। और आगे इसके आगे हम देखते हैं कौन सा? वैदिक युग प्रारंभ हो जाता है। वैदिक युग से हम उत्तर वैदिक युग के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक युग के बाद में हम पढ़ते हैं महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं, और महाजनपद के बाद हम मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे मौर्य, गुप्त, और इस तरीके से हम क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर राजनीतिक इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस से क्या है, हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी इसी सीक्वेंस से क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर मैं बात करूं तो हमने बात कर ली थी इसके अंदर कांस्ययुगीन सभ्यता की बात कर ली थी, रॉबर्ट ब्रैसफुट, पूरा पाषाण काल, प्रस्तर युग, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल बेसिकली अगर देखे जाए तो इस समय के अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस समय के हमें क्या प्राप्त हुए? पत्थर के औजार प्राप्त हुए, हथियार प्राप्त हुए हैं। हथियार जो किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित है। और कौन से हैं? बेसिकली हैंड एक्स है, हस्तकुटार जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं इसको स्क्रूवर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हैंड एक्स सिविलाइजेशन हमें मिलती है। यहाँ पर इनके औजारों के आधार पर भी क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया है विद्वानों ने। एक तो है चॉपिंग संस्कृति, या इसको भी बोला गया है पेबल संस्कृति। दूसरा इसको बोला गया हैंड एक्स सिविलाइजेशन, इसीलिए इसको एस्यूलियन
सभ्यता भी बोला जाता है, एसुलियन सभ्यता। इसको एसुलियन सभ्यता भी बोला जाता है। पेबल संस्कृति, चापर चॉपिंग संस्कृति, पेबल संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, एसुलियन संस्कृति, ये बहुत आर क्या है, सारे के सारे क्या है, एक ही चीज़ है, निम्न पूरे पाषाण काल को इनसे जाना जाता है। अब खास बात क्या है, विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि इस समय के जो औजार बने हैं वो किससे बने हम, एक पत्थर है क्वार्टजाइट पत्थर है, इस पत्थर से निर्मित है ज़्यादातर औजार, जो एक मजबूत या सख्त किस्म का पत्थर है, जिससे क्या है इस्तेमाल किया जाता था जानवरों के शिकार करने के लिए। तो वो इस समय की सबसे बड़ी खास बात क्या मिलती है हमें, ये क्वार्टजाइट पत्थर मिलता है। हथियार कौन सा है, हैंडेक्स है, स्क्रूवर है, ये इस समय के प्रमुख हथियार हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि किस तरह का पत्थर प्रयोग में किया गया था, कौन से हथियार थे, तो हैंडेक्स, स्क्रूवर यहीं इसी समय मिलते हैं, हथियार पत्थर के बने हुए। और पेबल संस्कृति, एसुलियन संस्कृति किससे संबंधित है, निम्न पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है, वो ये प्रश्न बनता है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कि राजस्थान में इस सभ्यता यानी निम्न पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए राजस्थान में निम्न पाषाण काल के स्थलों की, तो यह स्थल हैं, ये हैं स्थल, यह स्थल हैं। अगर मैं बात करूं, इनके अंदर आता है अगर निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल राजस्थान के अंदर, ये प्रश्न आ सकता है आपके, और ये पूछा भी गया है इस प्रश्न के बारे, इन जगहों के बारे में प्रश्न कि ये जगहें किन से संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल। सबसे अगर बात की जाए तो हमें स्थल मिलता है हमारे नागौर के अंदर, नागौर जिले के अंदर स्थित है डीडवाना के अंदर। वर्तमान में अभी जिले में थोड़ा उसके अंदर अकॉर्डिंग, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी डीडवाना वगैरह काफ़ी कुछ जिले राजस्थान के अंदर चेंज हो गए हैं, नए जिलों का निर्माण है, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो देख लेना आप एक बार। नागौर डीडवाना के अंदर क्या है कि 3.90 लाख वर्ष, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यह यूरेनियम थोरियम प्रणाली, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये यूरेनियम थोरियम प्रणाली के द्वारा बताया गया ये टाइम ड्यूरेशन निकालने की मेथड है। जिस तरीके से हम कार्बन 14 मेथड से इतिहास के अंदर क्या है वस्तुओं के टाइम ड्यूरेशन का पता लगा लेते हैं, उसी तरीके से यूरेनियम थोरियम मेथड भी है, जिससे डीडवाना के अंदर जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हैंडेक्स हैं या और भी बहुत सारे जो औजार प्राप्त हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन कितना 3.90 लाख वर्ष पुराने क्या माने गए, ये सारी की सारी वस्तुएं माने गई। और भी अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जाइल, अमरापुर, सिंधी तालाब, 16R ड्यून यानी टीला 16R ड्यून टीला, भैंसोरगढ़, जनकपुरा, गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ और बेडज के किनारे नागरी नामक स्थान है। यहाँ पर क्या मिले हमें, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं और वस्तुएं मिली है जो हमें निम्न पूरा पाषाण काल के टाइम ड्यूरेशन की जानकारी हमें देती है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि किस आधार पर हमने इसे निम्न पूरा पाषाण काल में, तो जाहिर सी बात है हैंडेक्स, स्क्रूवर और भी कुछ ऐसी विशेषताएं मिली है जिनसे हम इस टाइम ड्यूरेशन को निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, यह बात हो गई निम्न पूरा पाषाण काल की। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल।
मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके संबंधित भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता। खासकर क्या परिवर्तन मिलता पत्थर के, कि जो औजार, इस समय के औजारों की खास बात क्या है, औजारों के अंदर चाट नामक पत्थर का प्रयोग हुआ है। दूसरा, जैस्पर नामक पत्थर का प्रयोग हुआ है। तीसरा, फ्लिंट नामक पत्थर का प्रयोग हुआ है। जैस्पर, फ्लिंट नामक पत्थर का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है औजारों के अंदर या हथियारों के अंदर। हथियारों में इन पत्थरों का प्रयोग। एक और खास बात मिलती है, इस समय के जितने भी औजार हैं उनके अंदर फलक देखने को मिलते हैं, हमें फलक देखने को मिलते हैं। फलक शेप, अलग अलग हिस्से, एक ही पत्थर के दोनों तरफ हिस्से, फलक। इसीलिए क्या है, इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी बोला जाता है। मध्य पूर्व पाषाण काल को क्या बोला जाता है, फलक संस्कृति भी इस समय इसको बोला जाता है। और अगर बात करूं तो इस से संबंधित कुछ प्रमुख अगर औजारों की हम बात करें तो ये औजार आते हैं। एक औजार आता है स्क्रीवर, चेल्स, डीनी। एक औजार का और नाम है जैस्पर, औजार का भी नाम जैस्पर है। स्क्रीवर, चेल्सडीनी, जैस्पर जैसे औजार प्रयोग में लाए जाते थे इस समय की सभ्यता के लोगों के अंदर, और यह फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो हथियार प्राप्त हुए हैं उनके अंदर क्या है, चार्ट, जैस्पर और फ्लिंट के क्या है, पत्थर प्रयोग में लिए जाते थे। आगे अगर मैं बात करूं तो इसके प्रमुख स्थल राजस्थान के अंदर कौन से हैं, तो इसका जो प्रमुख स्थल है वो है बूढ़ा पुष्कर। बीएन मिश्र महोदय ने लूनी नदी घाटी में प्राप्त होने वाले इन औजारों के कारण इसे लूनी उद्योग बोला गया है। मध्य पूर्व पाषाण कालीन जो स्थल है जहाँ सर्वाधिक क्या है, लूनी नदी घाटी के अंदर इनके क्या है, हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण विद्वान है प्रोफेसर बीएन मिश्र के द्वारा क्या है, प्रोफेसर बीएन मिश्र के द्वारा लूनी नदी घाटी को क्या बोला गया, इसमें लूनी उद्योग भी बोला गया है, हथियार बनाने का उद्योग भी बोला गया है। किसके आधार पर, इन मिलने वाले औजारों के आधार पर। और बूढ़ा पुष्कर जो स्थान है वहाँ पर क्या मिले हैं, इस तरह के क्या मिले हैं, हमें औजार देखने को मिलते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर प्रमुख मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल हमें देखने को मिलता है। आगे अगर मैं बात करूं, फिर अगला जो है हमारे सामने वह है उच्च पूर्व पाषाण, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब इस पाषाण यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर क्या हुआ, हथियार या औजार अधिक उन्नत हो गए। हथियार औजार क्या है, अधिक उन्नत और डेवलप्ड हो गए, ज़्यादा उनका क्या कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। तो इस समय के जो हम अगर बात करें तो औजारों को क्या बोला गया, ब्लेड, फलक,
संस्कृति बोला गया है। इस समय के जो औजार हैं, प्रमुख औजार कौन सा है? ब्लेड। इसको एक और औजार भी मिलता है जिसे हम ब्यूरिन बोलते हैं। ब्यूरिन जो है, अगर हम देखें, तक्षणी, यह औजार देखने को मिलता है इस समय के सभ्यताओं के अंदर। ब्यूरिन, जिसको क्या बोला गया है? तक्षणी। ब्लेड फलक संस्कृति भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस तरह के औजार यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं? बनाए जा रहे हैं। आगे अगर बात करूं तो इस समय के राजस्थान के अंदर अगर प्रमुख स्थल मिलता है तो वो मिलता है हमें चंद्रासोल। बेसिकली ये स्थल है जो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है। राजस्थान के अंदर ब्लेड फ्लक्स संस्कृति से दक्षिणी इनका प्रमुख, इस समय का प्रमुख औजार में हथियार ज़्यादा उन्नत हो गए और क्या है, एरिया भी विस्तृत हो गया। और एक और उद्योग भी मिलता है हमें इस समय, चकमक उद्योग भी मिलता है हमें। चकमक उद्योग भी इसी समय हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है? प्रमुख स्थल है जो हमें देखने को मिलता है प्रस्तर युगीन राजस्थान के जो प्रमुख संस्कृतियों में से। अब आगे अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं खासकर इसी प्रस्तर युग के अंदर या नवपाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन, इसी के अंदर आधुनिक प्रज्ञ मानव का उद्भव होता है जिसे होमोसेपियंस बोला गया है। और आगे की हम देखते हैं किस तरीके से विकसित होता है समाज धीरे धीरे उसके द्वारा। अगर मैं और भी कुछ फैक्ट्स बताऊं तो हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों के द्वारा क्या कर दिया गया है, कुछ और भी कुछ जानकारियां हमारे सामने आती है, तो जिनके अंदर हम देख सकते हैं ये कब्र का चित्र है। जाहिर सी बात है जिसके नज़दीक क्या है, पानी, और इनके पास और भी बहुत सारी जो इनके उपयोग की वस्तु हैं वो रखी जाती होगी। इस तरीके से ये कब्र के अंदर क्या है, ये स्कल्टन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये चित्र कालीबंगा का है। कालीबंगा में इस तरीके से क्या है, समूह को गाड़ने का काम किया जाता था। और ये कलश और इसके रखने का क्या लॉजिक था, तो इसका ये लॉजिक था कि वो लोग ये मानते थे कि दूसरे लोग के लिए मानते थे कि ये व्यक्ति है जो इस लोग को छोड़ के दूसरे लोग में जाएगा तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको कुछ भूख वूख लगेगी, तो क्या है उसके लिए क्या है ये बर्तन के अंदर ये इस तरीके से उसके उपयोग की वस्तुएं रखने का प्रावधान था। अब हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, वास्तव में क्या रहा होगा वो उस समय की स्थितियाँ ही बता सकती है। लेकिन हम कुछ अगर देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम ये कल्पना जरूर कर सकते हैं कि ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से ऐसे प्रावधान रहे होंगे। अब जो भी रहा होगा वो उस समय की स्थितियाँ ही जानकारी आती है। और देखिए अगर मैं बात करूं कालीबंगा से संबंधित ही है, ये कुआं है, किस तरीके से इस कुएं का निर्माण किया गया है आप देख सकते हैं। ईंटों से इसको पूरी तरीके से सुसज्जित करके मजबूत ये कुएं का निर्माण किया गया। जाहिर सी बात है कुआं, नाली, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कालीबंगा की, जिसके अंदर हम देखते हैं फर्श के अंदर टाइल्स लगी हुई है। उस समय के लोग भी इस तरीके की टाइल्स का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी उच्च कोटि की टाइल्स ये अपने फर्श के लिए इस्तेमाल करते होंगे कालीबंगा के लोग। अब ये तो बात थी, ठीक है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट है। ये जो चित्र हैं बेसिकली ये सेल चित्र हैं। सेल चित्र हैं। अब हम बात करते हैं उच्च पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल के अंदर। उच्च पूर्व पाषाण काल, दो चीज, उच्च
पूरा पाषाण काल। सबसे बड़ी विशेषता थी इस समय मनुष्य क्या है, मानव चित्र बनाना सीख गया था। मानव चित्र बनाना सीख गया था। और अगला जो फर्स्ट ये और अगला मध्य पाषाण काल। इस समय के बहुत सारे चित्र क्या है, हमें देखते हैं, चित्रकला हमें देखने को मिलती है। और कुछ प्रमुख, भारत के अंदर कुछ प्रमुख स्थल है जहाँ से, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे स्थल है जहाँ से हमें क्या है, इस तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे चित्रों की मैं बात करूं तो हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के ये चित्र, ध्यान से देखिए आप। इस चित्र के अंदर ये कोई युद्ध का चित्र हमें दूर से नजर आता है, जिसमें व्यक्ति के पास क्या है, हथियार, घोड़े और इस तरह का। ये काफ़ी बाद का चित्र है। जाहिर सी बात है ये मध्य पाषाण काल के भी बाद का चित्र होगा जिसके अंदर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो लेकिन ये जहाँ से ये चित्र है, अगर हम देखते हैं जिस शिला पर ये चित्र बना हुआ है, बेसिकली ये जगह कौन सी है? यह जगह है एमपी का रायसेन। रायसेन जिला है। एमपी के रायसेन जिले के अंदर जगह है भीम बेटिका। भीम बेटिका यहां का चित्र है ये। इस भीम बेटिका जगह के अंदर क्या है, भीम बेटक जगह के अंदर बहुत सारे, काफ़ी एक लंबे एरिया के अंदर क्या है, हमें चित्र मिलते हैं अलग अलग तरह के। ये एक ही तरह का यहाँ पर चित्र हमारे एग्जाम के लिए हमने यूज़ किया है। बाकी बहुत सारे चित्र यहाँ पर हमें भीम बेटिका जगह के अंदर मिलते हैं। और भी इनके अलावा भी और बहुत से चित्र हैं जिसके अंदर शिकार के चित्र हैं और क्या है, आदि मानव के द्वारा इन गुफाओं के अंदर बनाया गया। हमारे राजस्थान के अंदर भी ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। और ऐसे शैल चित्रों के अंदर अगर मैं बात करूं, खासकर अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर जगह आती है, हाँ अगर हम देखें तो कोटा, बूंदी के अंदर जगह आती है। बूंदी के अंदर जगह आती है गरदड़ा। भीलवाड़ा के भी कुछ जगहों पर आती है। भीलवाड़ा और बूंदी के बॉर्डर पर है जगह। 35 किमी का एक एरिया है जहाँ पर हम देखते हैं क्या किया गया है, शैल चित्र देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से झालावाड़ के अंदर भी मिलते हैं हमें। झालावाड़, भरतपुर के अंदर है 9 जगह, 9 भरतपुर। अब 9 भरतपुर के अंदर भी क्या मिलता है, हमें चित्र मिलता है, शैल चित्र मिलते हैं। 9 भरतपुर, भरतपुर के शैल चित्र। अब इन चित्रों की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है, और भी हम देखते हैं, और कुछ स्थान भी है। बेसिकली इस स्थान पर क्या पाया जाता है, व्याघ्र। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 के अंदर जो शैल चित्र हैं उनके अंदर व्याघ्र, बारहसिंगा, मानव आकृति और मानव आकृति भी है, प्लस सूर्य का अंकन है। सूर्य का भी क्या है, चित्रण किया गया है यहाँ पर आदि मानव के अंदर। 9 के अंदर शैल चित्रों का हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर क्या है, हमें देखने को मिलते हैं ऐसे शैल चित्र, जो मैं हमारी आने वाली अगली क्लास के अंदर उससे संबंधित डिस्कशन भी, उससे संबंधित जानकारी भी आपके सामने लाने का काम करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।